हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये BPSC का पेपर करेंगे। 48वीं से 52वीं का पेपर है। फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे BPSC का। फुल लेंथ भी कर रहे हैं और सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन वाइज में अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ और ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट है। एक दो वीडियो हो सकता है और आए। ठीक है, और भी कुछ अपडेटेड उसमें जो करंट से रिलेटेड कुछ डाटा रिलेटेड होते हैं वो तो एग्ज़ाम के पहले उसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ये क्या बोलते हैं, अभी तक हम लोगों ने 5 ईयर्स का कंप्लीट कर चुका हूँ BPSC का पेपर। ठीक है, और ये 48वीं 52वीं का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन उसका करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट। और मतलब कि 48वीं से 52वीं का आधा लगभग 54 क्वेश्चन तक कर चुका हूँ और इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके UP PCS का भी और बिहार PCS का भी पूरा कम से कम 15 सेक्शन कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, ताकि एक साथ कम से कम 3500 4000 क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाए और आगे आने वाले किसी भी PCS या फिर जनरल कंपटीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो PCS में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो आगे आने वाले किसी भी PCS अदर स्टेट में भी इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर जनरल कंपटीशन जैसे कि BSS इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी सामान्य सेंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो PCS के पेपर होते हैं, IAS के पेपर, तो उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, पूछे आस्क क्वेश्चन जो होते हैं और आसपास से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे भी हेल्प मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 48वीं से 52वीं का पेपर है BPSC का। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय 13वां क्रम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब वो बन जाता है अधिनियम। ठीक है, तब सहमति दे देता है तब अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और तब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो समाप्त होने का विषय नहीं है। ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का कार्य, ये राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जाता है, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अस्थाई सदन है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है, डी आंसर होगा। ठीक है, इसके सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य, मतलब कि वो हटाए जाते हैं, मतलब कि ठीक है, पर 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन और सदस्य बचे ही रहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा विघटित नहीं होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखेंगे, जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ये जो राज्यसभा है ये अस्थाई सदन है, इसलिए समाप्त होने का विषय नहीं है राज्यसभा। ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल तो समाप्त होने का विषय नहीं है, डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो किसको संबोधित करके त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को। ए आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से पता चलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। ठीक है, किसमें? 214, अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 क के अनुसार कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भाग ले सकते हैं संसद के किसी भी सदन में। तो महान्यायवादी या इन्हीं को अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो वो है महान्यायवादी। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। वह एकमात्र गैर सदस्य है जो संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि सदन में भाग ले सकते हैं लेकिन वो मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मतदान का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, इन्हें अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है और भाग 4 क में, ये भी ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है ये मौलिक कर्तव्यों को, और भाग 4 क में शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, पहली बार जब जोड़ा गया था तो उस समय जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्यों को, लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां ये जोड़ा गया था, तो अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, सोवियत रूस जो उस समय था तो उसी के संविधान से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किससे लिया प्रेरित है भारतीय संविधान में? तो सोवियत रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी टोटल 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनमें कोई नहीं हो जाएगा तो स्टार बना दीजिए। ठीक है, दिसंबर 2003 में 52वें 92nd संविधान संशोधन 2003 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इन्हें शामिल करने के बाद 8वीं अनुसूची में कुल क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 22 हो गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। कि कौन कौन सा जोड़ा गया है? तो BDMS रखेंगे, ध्यान। ये 2003 में 52वां ये
92वां संविधान संशोधन 92nd संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था तो 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया था, तो 22 भाषाएं हो गई हैं अभी टोटल। BDMS से याद रखेंगे 92nd में जो संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है 4 को, कौन कौन सा, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को BDMS से याद रखेंगे। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। कैसे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है, ये भी पूछा जाता है कई बार, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ये जो क्रम है ये प्रस्तावना का ये शब्द है, ठीक है। तो कैसे दिया गया है प्रस्तावना में, तो सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर सार्वभौमिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, इस तरह से है क्रम, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्वभौमिक, फिर समाजवादी और फिर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष उसमें लिखा गया है, प्रस्तावना के शब्द हैं पंथ निरपेक्ष और ये प्रजातांत्रिक, ध्यान रखेंगे। ए आंसर हो जाएगा, CAD, ये बी होगा ना, ठीक है। CAD और B, ध्यान रखेंगे। इस तरह से है प्रस्तावना में शब्द। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। भारत के मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, तो कौन, जो किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो उपराष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले जो होते हैं उपराष्ट्रपति, वो इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखेंगे। संविधान में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 1989 के द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट देने की आयु किसमें, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दी गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, ठीक है।
यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन जाएंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो कोई जो इनके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश हो वो बनेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होते हैं। ये एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है? तो एक परामर्शदात्री होती है। ठीक है, ये जो पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या? तो एक परामर्शदात्री होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति सिर्फ परामर्श देने के लिए होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक इनका कौन सा था? जो उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे, उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक इनका 13वां था। ठीक है, 13वां इनका क्रमांक था। तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तभी पूछा गया था। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे कि अभी जो उपराष्ट्रपति कौन है उस हिसाब से अपना करंट का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, उनका क्रम ध्यान रखना होता है थोड़ा। और मतलब उस समय अगर फिलहाल में इलेक्शन होता है तब पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, करंट से जोड़ करके पूछा जाता है। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है चलित न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। किनका? तो APJ अब्दुल कलाम का। भारत में चलित न्यायालय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले 2007 में हरियाणा के मेवात में हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो 4th इकोनॉमी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जापान को पीछे छोड़ते हुए 4था नंबर पे पहुंच गया है। कौन? तो भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय इकोनॉमी अब 4th मतलब कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोषानुपात मतलब कैश रिजर्व ये नगद कोषानुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। क्या होगा? तो वृद्धि होगा। ठीक है, साख सृजन पर प्रभाव का वृद्धि होगा। मतलब वो नगद कोषानुपात CRR को अगर घटा देता है, कैश रिजर्व रेशियो जो अपने पास रखवाता है रिजर्व बैंक, उसको अगर घटा देता है तो कम बैंकों को कम पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा पैसा अपने ग्राहकों को दे पाएगी बैंक के। तो क्या होगा? तो साख सृजन में वृद्धि होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था किस नाम से? भारतीय विकास फोरम, इंडियन डेवलपमेंट फोरम किस नाम से? तो भारतीय सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था, भारतीय सहायता क्लब के नाम से। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, क्योंकि श्रम आधिक्य पाया जाता है भारत में। तो यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस प्रकार की?
तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो बिक्री कर से है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो बिक्री कर से है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको, बिक्री कर से है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि से है। ठीक है, 11वीं बी आंसर हो जाएगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि से 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ आएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी? तो 2007 से 12 तक की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर विकास के साथ अधिक सन्निहित इंक्लूसिव समृद्धि थी। इसका जो उद्देश्य क्या था? तीव्रतर विकास के साथ अधिक सन्निहित समृद्धि, मतलब समाविष्ट आर्थिक वृद्धि से था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि की दुतरफा रणनीति थी। ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से था। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध ये उपरोक्त सभी से है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति उपरोक्त सभी से है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो वो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किनका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है तथा 1 रुपए के सिक्कों, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोट, सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का कार्य करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि भारत में क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 तक थी। बी आंसर हो जाएगा, 1966 से 1969 तक था, 1966 से 1969 तक। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी, लेकिन इसकी दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप 3 साल के नियोजन को स्थगित रखने की घोषणा की गई और इसके स्थान पर ये जो पंचवर्षीय योजना पहले चलाई जाती थी उसको स्थगित रखा गया था। ठीक है, 1966 ये भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च 1966 को समाप्त हुई थी, लेकिन इसकी दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप ये जो 5 साल की योजनाएं चलती थी उसको स्थगित रखा गया और उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 69 तक, 1966 से 67, 67 से 68, फिर 69, इस तरह से 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। इसी योजना को योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 1966 से 69 तक, तो इसी को योजना अवकाश बोला जाता है, क्योंकि तीसरी जो योजना चल रही थी तो वो खत्म होने के बाद पंचवर्षीय योजना चौथी की घोषणा नहीं की गई और उसके स्थान पर 3 वर्षों के लिए अवकाश रखा गया और वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है, तो यही इसी को बोला जाता है योजना अवकाश की अवधि। डायरेक्ट पूछा जाता है 1966 से 69 तक।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी रोलिंग प्लान की अवधारणा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। देखिए एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार, ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे लागू की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले यानी 1978 ईस्वी में समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसको एक वर्ष पहले ही समाप्त करके और ये रोलिंग प्लान लाया गया था जनता सरकार द्वारा। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध होगा, ये द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे? तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंध होगा द्वितीय हरित क्रांति का। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। राजकोषीय घाटा है क्या? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या ये 2001 के अनुसार होगा। उस समय 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? तो 1,02,71,01,012 थी। ठीक है, अब 2011 के जनगणना के अनुसार डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो उसको ध्यान रखेंगे 2011 का। ठीक है, भारत में कितनी जनसंख्या है? ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व, तो अब 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितना है? क्योंकि पूछे जा सकते हैं। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में प्रारंभ की गई थी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में प्रारंभ की गई थी नई मुद्रा यूरो। यूरोपियन यूनियन में कुछ सदस्य मिलकर के और इस तरह से चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो किन में 50% से अधिक निर्धन किन राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ए आंसर हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं 50% से अधिक निर्धन। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो भारत के जीडीपी में कृषि का अंश कितना है? तो उस समय 22% के आसपास था। अब लगता है कि 14-15 ऐसे कुछ आंकड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब घट गए हैं। ठीक है, काफ़ी जीडीपी में कृषि का योगदान। तो सर्वे देखेंगे तो सर्वे से एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, न्यूज़ सर्वे से देखना पड़ेगा, बजट और सर्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1991 से 2001 की साक्षरता दर की वृद्धि है। तो भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है। तो कितनी वृद्धि हुई थी? तो उस समय 12.6% की वृद्धि हुई थी 1991 से 2001 में साक्षरता दर में वृद्धि 12.6%। 1991 में कितनी थी?
तो 52.21% साक्षरता था भारत का। और फिर 2001 में कितना हो गया था, तो 64.8% हो गया था। ठीक है, और अभी कितना साक्षरता हो गया है भारत का, तो 73% हो गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 में कितना बढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, घटा देंगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राडार का आविष्कारक कौन था। तो राडार का आविष्कारक कौन था, तो राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का आविष्कार अमेरिका के एस टेला व थिया सी यंग ने किया था। तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एस टेला व थिया सी यंग ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कारक अमेरिका के एस टेला व थिया सी यंग थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B12 में होता है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विशेष से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो उस समय का करंट से जोड़ के पूछा गया होगा कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर तो झारखंड से कम थी। ठीक है, झारखंड से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सुशील मोदी द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना, तो 15% कम था। उस समय का करंट का इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा। ठीक है, बिहार का सर्वे, फिर इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, ये सब देखना पड़ता है, करंट अपडेट करना पड़ता है, तो उससे पता चलेगा ये सब। अब न्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था, तो 56% उस समय था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन रहा होगा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्तमान में बिहार का संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि ही है। अभी भी कृषि ही है, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो कृषि का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि ही है। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से शब्द चेंज करके और पूछे जाते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो उस समय का सर्वे से ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, 46% था उस समय। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में, ये भी करंट का क्वेश्चन था, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो कहाँ है, राजगीर में। सी आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में। सी आंसर होगा।
नौ नालंदा विहार, ये नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। सी आंसर हो जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। डी आंसर हो जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है 2000 ईस्वी में, झारखंड के अलग होने के बाद। ध्यान रखेंगे कि पहले तो कोयले का भंडार काफ़ी था क्योंकि झारखंड साथ में था, ठीक है, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो 2000 के बाद बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। ध्यान रखेंगे। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है कहाँ पे? तो रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। ध्यान रखेंगे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, बिहार में, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत। तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का क्षेत्रफल, ये भी इकोनॉमी सर्वे से, ठीक है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना पड़ेगा, 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे से। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ध्यान रखेंगे, गंडक परियोजना। डी आंसर होगा। काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे गंडक परियोजना के बारे में। 2001, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो अब 2011 के अनुसार पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 8.6% लोग बिहार में निवास करते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना परसेंट लोग? तो 8.6% लोग निवास करते हैं। ध्यान रखेंगे, 8.6% लोग, ठीक है, 8.6% लोग बिहार में निवास करते हैं भारत के कुल जनसंख्या का। और बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या एग्जैक्ट पूछ दिया जाता है, कितना है? तो 10,40,99,452 है, ठीक है। मैंने क्या बोलते हैं, बिहार का सेंसस जनगणना भी करवा दिया हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और भारत का भी जनगणना कराया जा चुका है 2011 वाला, और वन स्थिति रिपोर्ट भी करवाया जा चुका है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी जा कर के आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है, ठीक है। वैसे ही जहाँ जहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, वो सब भी करवाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्स के पहले उसको देख करके जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का, अब 2011 के अनुसार पूछा जाएगा, ठीक है। 2011 के अनुसार बिहार भारत का जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य है? तो बिहार तीसरा स्थान है, ठीक है, अभी भी तीसरा ही स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है राज्यों में? तो तीसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार। और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान तीसरा है और क्षेत्रफल के क्रम में 12वां है। ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो वो बिहार ही है। ध्यान रखेंगे, देख लीजिए, पूछ दिया गया, बिहार ही है। डी आंसर होगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बिहार ही है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी। ठीक है, पी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था। ए आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपना पद से त्याग पत्र दे दिया था। ध्यान रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। इसकी स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पहले 10 वर्षीय के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, लेकिन फिर जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, मतलब अस्थाई बना दिया गया था 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी। ठीक है, इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से सेक्शन वाइज और फुल लेंथ भी किया जाएगा। बिहार का और भी अभी आता रहेगा। ठीक है, उसको देखते रहिए। और यूपी का भी आएगा। कम से कम 2 स्टेट का तो करवा ही लूँगा, ताकि कम से कम 3500 से 4000 क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाए, ताकि जब भी पेपर दें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है, पीसीएस का पेपर करवा दिया जाएगा, और भी अलग अलग मतलब सेक्शन वाइज और भी सब्जेक्ट का आता रहेगा। उसको देखिए, ठीक से अपना तैयारी को और बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो का लाभ आप उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।